हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ है, रिवीजन पॉइंट्स भी लिए गए हैं, तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रिवीजन सेक्शन से शुरुआत करते हैं हम लोग हर बार की तरह। तो आज रिवीजन करेंगे। पहले संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों की ऊंची कूद में शैलेश कुमार ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। एशियन पैरा गेम्स ये अभी चीन के ह्वांगझोउ में चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी हाल ही में दोस्तों गांधीनगर गुजरात में भारत के पहले नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रियाद में आयोजित होने वाला 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, इसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी शामिल हो रहे हैं। और अभी हाल ही में अमित शाह जी ने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड यानी एनसीईएल नाम की कंपनी का शुभारंभ किया है। अक्टूबर 2023 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया। असम महिला बैडमिंटन ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। और भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत सौंपा गया है? आईएनएस इम्फाल। यहाँ पर आईएनएस इम्फाल रहेगा, आईएनएस इम्फाल। ठीक है ना, ये गलती से यहाँ पर आईएनएस इंद्र लिख उठा है। हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल कौन बन गई हैं? तो ये साधना सक्सेना नायर बन गई हैं। लद्दाख के सियाचिन में शहीद हुए देशों के पहले अग्निवीर का नाम है गावते अक्षय लक्ष्मण। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने किया है रिवीजन कल की वीडियो से। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ सॉल्व करते हो कि नहीं, पीडीएफ प्राप्त करते हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। आज मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो क्विज रोजाना सॉल्व करते हैं या फिर पीडीएफ इसकी रोजाना डाउनलोड करते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, श्रीलंका ने भारत के अलावा अन्य कितने देशों को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो दोस्तों श्रीलंका ने भारत के अलावा 6 और देशों को, यानी टोटल 7 देशों को ये अनाउंस किया है कि अब से भैया वीजा फ्री एंट्री रहेगी, टोटल 7 कंट्रीज के लिए। वीजा फ्री एंट्री का मतलब क्या हुआ? देखो, जब भी आप ना एक देश से दूसरे देश में जब जाते हो तो आपको कुछ दस्तावेज की, कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे आप अपने देश के नागरिक हो, आप अपने देश से किसी दूसरे देश में जाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये पासपोर्ट आपका देश खुद बना करके देगा आपको। लेकिन आप जिस देश में जा रहे हो वहां पर वो देश आपको एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं, उनको भी आपको अपना रीजन बताना होगा कि आप किस लिए जा रहे हो, किस पर्पज से जा रहे हो। कुछ लोग होते हैं टूरिज्म के लिए जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं मैक्सिमम लोग, तो वो टूरिस्ट वीजा बनवाते हैं। कुछ लोग बिजनेस पर्पज के लिए जाते हैं, कुछ लोग थोड़े दिन के लिए जाते हैं, कुछ लोग नौकरी पेशा के लिए जाते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप होते हैं, तो वहां पर वो सरकार को बताना पड़ता है कि हम कितने दिन के लिए आ रहे हैं, किस पर्पज से आ रहे हैं। तो वहां से एक डॉक्यूमेंट मिलता है कि हाँ भैया आप ये अथराइज हो गए हो कि आओ इतने दिन के लिए आपका वीजा अप्रूव हो गया। तो वो जो वहां से हम लोग को मिलता है डॉक्यूमेंट, तो उसे कहते हैं वीजा। ठीक है, तो अब ऐसे में श्रीलंका ने क्या कहा है कि भारत भारत समेत 7 देश जितने हैं उनके अगर नागरिक हमारे देश में आते हैं यानी श्रीलंका में जाते हैं तो उनको हमारे देश से वीजा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी वीजा फ्री एंट्री रहेगी। यह है पूरा मामला। ठीक है, तो यानी भारतीय हो अगर आप और आपका भी घूमने फिरने का मन कर रहा है कि श्रीलंका घूम आए एक बार, तो आप भी जा सकते हो वहां पर। ठीक है, तो आपको अपने देश का केवल पासपोर्ट चाहिए और आप वहां पर जा सकते हो। तो ये वीजा प्रोग्राम, मुफ्त वीजा प्रोग्राम जो है 31 मार्च 2024 तक ही चलेगा, यानी तभी तक के लिए अप्लीकेबल रहेगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा किया गया टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। देखो, टूरिज्म जो है ये इकोनॉमी का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ होता है, पिलर होता है, इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफी मददगार होता है। इसलिए आप देखते हो चाहे वो अरब कंट्रीज हो, चाहे आप इंडिया का फोकस देखो, चाहे एक टाइम पर यूरोपीय जो भी कंट्रीज हैं वो सभी, जितने भी उनका इकोनॉमी जो ग्रोथ हुआ है ना शुरुआत से लेकर अभी तक, वो टूरिज्म की वजह से हुआ है। और अभी भी अब तो उन लोगों को पीछे छोड़ करके अरब देश जो है ये ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, बहुत बड़ी इकोनॉमी जाती है वहां पर। अभी मैं एक रिपोर्ट भी आगे आपको बताने वाला हूँ इसको लेकर के। फिलहाल ये 6 देश ये हैं और एक देश भारत है। टोटल 7 देशों के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा देने की घोषणा की है श्रीलंका ने। रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया और जापान। क्लियर?
श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका तो आप मैप में दिखाने की जरूरत नहीं है, जब भी आप भारत का नक्शा देखते हो तो यहाँ पर श्रीलंका आपको दिख ही जाता है। श्री जयवर्धने पुराकोट्टी इसकी राजधानी है और इसकी करंट टाइम पर जो पीएम है वो है दिनेश गुणावर्धने, ठीक है। रॉनिल विक्रम सिंघे इसके राष्ट्रपति हैं। मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई रुपया होती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस यूएनओ डे के दिन ही मनाया जाता है, यानी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। कारण अलग अलग हैं, लेकिन मनाया उसी दिन जाता है। तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जोनास साल्क, जो जोनास साल्क थे ना, जोनास साल्क जिन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी, उनकी जयंती होती है। तो जोनास साल्क की जयंती के अवसर पर हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को। जबकि यूएनओ डे तो मैंने आपको बताया था क्योंकि 1945 में चार्टर उसका लागू हुआ था। तो पोलियो दिवस पोलियो के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, पोलियो के टीके कितने ज्यादा आवश्यक हैं, कितने ज्यादा जरूरी हैं, जिससे पोलियो के जो रोग है, पोलियो बीमारी है, उसको जड़ से खत्म किया जाए, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। भारत दोस्तों पोलियो मुक्त हो चुका है। भारत मार्च 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित हो चुका था। किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। देखो डब्ल्यूएचओ के द्वारा किसी देश को किसी बीमारी से अगर मुक्त किया जाता है तो वो ये देख करके मुक्त किया जाता है कि पिछले 3 सालों से उस देश में उस रोग के कोई केस ना आए हों। यानी भारत में कब से केस नहीं आए? 2011 से। तो जाकर 2014 में ये मुक्त घोषित कर दिया गया। ऐसे ही अभी रिसेंटली दोस्तों चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो विश्व पोलियो दिवस याद रखना 24 अक्टूबर को महत्वपूर्ण दिवस है। कुछ और महत्वपूर्ण दिवस अभी तक अक्टूबर मंथ के जो आए हैं उनको आपके सामने रखा गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बढ़ता हूं आगे। अक्टूबर 2023 में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों अभी अमेरिका में जैसे भारत में दिया जाता है ना वैज्ञानिकों के लिए पुरस्कार, तो वहां पर जैसे अपने भारत में अगर बात करें तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो होता है वो वैज्ञानिकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है, यानी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ऐसे ही अमेरिका में जो अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है उसमें अभी 2 भारतीय अमेरिकी जो हैं, यानी भारतीय मूल के थे, वो अमेरिका में जाकर रहने लगे, वो सम्मानित किए गए हैं। इनके नाम है अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को दिया गया है अलग अलग कारणों से। ये दोनों आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिख जाएंगे। अब अशोक गाडगिल को दिया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मेडल। इसके अलावा सुब्रा सुरेश को राष्ट्रीय विज्ञान पदक मिला है, यानी नेशनल साइंस मेडल मिला है। ये अमेरिका के अवार्ड हैं। इनके साथ 12 प्राप्तकर्ता हैं, यानी ऐसा नहीं, यहाँ पर तो मैं बात कर रहा हूँ केवल भारतीय मूल की जो अमेरिकी है उनकी, और भी बहुत सारी पूरी लिस्ट है जिनको आपको जानने की कोई जरूरत है नहीं। आप केवल भारतीय मूल के जो हैं उनको याद रखिए क्योंकि वहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब कुछ और पुरस्कार सम्मान जो आपको याद रखना चाहिए उनको देख लेते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ये भारत के वर्तमान में सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनको अभी अल्मा मेटर हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। जीना महसा अमीनी अमीनी ये दोस्तों ईरान की महिला थी और अब तो ये मर चुकी हैं। यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार इनको दिया गया है। माइकल डगलस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाए। शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया। दिलीप नांग मैथम को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। सीएस लक्ष्मी अंबाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और रुई किस्यांग झांग को, इसको मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, ये पूछा ही जाता है। इसके अलावा स्वाति नायक को नार्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया। फील्ड अवार्ड शांता थोटम को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। ये पिछले दिनों में पाए हुए कुछ अवार्ड्स हैं। आगे हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 2021 में धनी ओईसीडी में नागरिकता चाहने वाले लोगों की या कहें कि सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है? इसको समझिएगा ध्यान से, ये इसमें समझने की जरूरत है आपको। देखो ओईसीडी, जो धनी ओईसीडी है ना, यानी कुछ ऐसे देशों का एक संगठन है, 38 देशों का एक संगठन है जो माने जाते हैं कि वो धनी देश हैं। उन धनी देशों में जाने के लिए या वहां पर जाकर के उनकी नागरिकता पाने के लिए जो चाहत रखने वाले नागरिक हैं उनमें भारतीयों की संख्या सबसे आगे है। यानी सबसे ज्यादा भारतीय हैं, भारत के लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि वो धनी देशों में जाएं और वहां की नागरिकता पा जाएं। ये है इस क्वेश्चन का मतलब, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत समझ लेना कि वहां के लोग यहाँ पर आ रहे हैं या ऐसा कुछ। तो जो ओईसीडी है
उसमें जाने के लिए देखो 2021 की ये रिपोर्ट आई है, मतलब कि 2021 का जो सर्वे किया गया वो रिपोर्ट आई हुई है। तो वो सब डाटा देख करके ये बताया गया कि जो ओईसीडी है यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज है, यहाँ पर 38 देश शामिल हैं और इनमें से अधिकांश का जो मतलब कि ये बहुत हाई इनकम वाले हैं। इसके अलावा इनका जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के अमीर देशों की लिस्ट में तो इन देशों में सबसे ज़्यादा जा करके रहने बसने या कहीं वहाँ की नागरिकता लेने में इच्छुक जो होते हैं उनमें भारत जो है ये टॉप पर है। क्लियर है? चलिए बाकी सब आपको बता दिया गया है। आगे, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना नया एमडी और सीईओ के लिए अप्लाई किया था। किसके पास? आरबीआई के पास। देखो मैंने आपको बहुत बार बताया, सैकड़ों बार बताया है कि जब भी कोई बड़ी बैंक है और वो बड़ी बैंक अपनी एमडी और सीईओ या चेयरमैन को चेंज करना चाह रही है तो उससे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर आरबीआई से परमिशन ये लोग मांगे थे कोटक महिंद्रा बैंक वाले और आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है। किसके लिए भाई? तो ये चाह रहे थे कि अशोक बासवानी को नियुक्त किया जाए नया एमडी और सीईओ। तो अशोक बासवानी जी जो हैं ये अब कोटक महिंद्रा बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। तो आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। कितने समय के लिए? 3 सालों के लिए इनको मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले ये ब्रिटेन के बार्कलेज बैंक में काम कर चुके हैं सीईओ के रूप में और ये पगाया टेक्नोलॉजी लिमिटेड के भी अध्यक्ष वर्तमान में हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक जो अभी 2003 में ही स्थापित हुई थी, बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें आज के टाइम पर तो वैल्यूएशन के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है ना, प्राइवेट में। मुख्यालय इसका मुंबई में है और संस्थापक है इसके उदय कोटक। प्रमुख नियुक्तियां देखते हैं कुछ और जो अभी हुई थी। संजय कुमार जैन को दोस्तों आईआरसीटीसी का नया एमडी नियुक्त किया गया है। हालांकि अभी ये पूरा डिटेल नहीं आया हुआ है इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में नहीं लिया था। इप्सिता दास गुप्ता एचपी की भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी हैं। ये दोनों क्वेश्चन नहीं लिया गया था लेकिन ये दोनों क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि यार ये वन लाइनर के रूप में चल जाएगा, इसको वन लाइनर के रूप में ऐड कर देते हैं। इसकी डिटेल के लिए क्यों एक क्वेश्चन यहाँ पर बर्बाद करें, क्योंकि 10 क्वेश्चन रहता है और 10 क्वेश्चन में कभी कभी तो मैं दो दो क्वेश्चन एक ही में शामिल कर लेता हूँ। जिससे देखो कुछ लोग होते हैं केवल संख्या देखते हैं कि केवल 10 ही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है और कुछ लोग होते हैं सिर्फ कंटेंट से मतलब रखते हैं। तो आप भी जो है इस वाली कैटेगरी में आ जाइए कि केवल कंटेंट से मतलब रखिए। आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा जो इंपॉर्टेंट हो, आपका यहाँ पर ना बताया गया हो। सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। कुछ वन लाइनर होते हैं उनको मैं कभी कभी क्वेश्चन ऑफ द डे में एडजस्ट कर देता हूँ या कभी कभी यहाँ पर वन लाइनर में डलवा देता हूँ जिससे आपको वो चीजें मिल जाए, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना और मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता है जो, वही मैं हटाता हूँ जनरली। संजय कुलश्रेष्ठ को ये हुडको का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, ये भी नहीं बताया गया था आपको। रघुबर दास ओडिशा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और 2 राज्यपालों की नियुक्ति हुई थी। एक इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को, इनको त्रिपुरा का बनाया गया था, उनको ओडिशा का बनाया गया था। सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीके मोहंती को इरेडा का वित्त निदेशक नियुक्त किया गया। विजय कुरियन को साउथ इंडियन बैंक के सीईओ। वाइस एडमिरल तरुण सोबती को उप प्रमुख नियुक्त किया गया नौसेना स्टाफ का। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ये दोस्तों बीआरओ के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए। के एन शांता कुमार पीटीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए और राहुल नवीन को ईडी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये तीनों चारों नियुक्तियां नीचे की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में पेप्सिको इंडिया ने किसे लेज ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में पेप्सिको ने एम एस धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को लेज ब्रांड का, जो लेज आप ये खाते हो ना ये चिप्स, इसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये दोबारा से नियुक्त किए गए हैं, यानी एक बार ये रह चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर, अभी इसको दोबारा से नियुक्त किया गया है। अच्छा, लेज का ब्रांड एम्बेसडर पेप्सिको क्यों नियुक्त कर रहा है? क्योंकि पेप्सिको ही इसका मालिक है, यानी कि इसका जो पेरेंट कंपनी है वो पेप्सिको का ही एक ब्रांड है लेज, ठीक है। तो उसी ने इनको दोबारा से नियुक्त किया है। अब देखो ये आए ब्रांड एम्बेसडर की बात, तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन ले लिया है। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी लिया गया है, अगर आप ध्यान से देखो, चेतन भगत को एडिटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये 2 क्वेश्चन एक ही में किया गया है, ठीक है। तो हेनरी हार्विन एजुकेशन जो है उसने अपना चेतन भगत को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। चेतन भगत को आप जानते हो अच्छे तरीके से, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है। 3 इडियट्स, हाफ गर्लफ्रेंड जैसी मूवीज इनकी किताबों पर लिखी गई हैं और इन्होंने उसमें मतलब कहानी दिया था और बहुत सारी किताबें ये लिख चुके हैं। तो इनको बनाया गया हेनरी हार्विन एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया लेज का ब्रांड एम्बेसडर। पिछले दिनों में भी बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर आए थे, उनको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे धोनी की ही बात करें तो 3 ब्रांड के तो अभी धोनी ही रिसेंटली नियुक्त किए गए, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर, लेज, ठीक है।
प्यूमा इंडिया के मोहम्मद समी अहमद बनाए गए, लॉरियस के नीरज चोपड़ा और हिंसेन का रविंद्र जडेजा, ठीक है, और मोबिल का ऋतिक रोशन को, एक्स्ट्रा तेज का पीजी ब्रांड संजीव कपूर को, इन्फोसिस वाला याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, राफेल नडाल और इगा स्वितक को, पीपीसीएल का राहुल द्रविड़, ये दोनों नीचे वाला भी आप याद रखना। एक आईसीसी विश्व कप का एक एम्बेसडर शाहरुख खान और ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप हमसे कोई पेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो पेड बैचेस भी आते हैं हमारे, आप पढ़ सकते हैं। बिहार एसएससी हुआ, या फिर एसएससी जीडी का बैच हुआ, यूपीपी खाकी बैच हुआ, या जीएस सफलता बैच हुआ, या दिल्ली पुलिस हुआ, और भी कई सारे बैच हैं। आप जा करके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी हमसे पढ़ सकते हैं। हमारी क्लासेस होंगी इसमें, तो आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लासेस पढ़ सकते हैं सारे सब्जेक्ट की। एमजेटी ऐप पर ये चीज़ें मिलेंगी। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, और यहाँ पर बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी हैं, यानी फ्री में भी आप वो सारी चीजें पा जाओगे जो आप पेड पर भी शायद कहीं पर पा रहे हो। तो यहाँ पर फ्री मिलेगा, और फ्री क्विज यहाँ पर रोजाना की मिलती है, और फ्री पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलती है। डेली वीडियो की, मंथली वीडियो की, सारी वीडियो की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा आप जो है ई बुक्स, हमारे वीडियो कोर्सेज, आप इन दोनों सेक्शन से जाकर ले सकते हो। आईक्यू एयर कंपनी के अनुसार हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण सबसे प्रदूषित प्रमुख वैश्विक शहर के रूप में मुंबई किस स्थान पर है? तो दोस्तों आईक्यू एयर ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इसमें दुनिया भर के वायु गुणवत्ता को लेकर के जो सबसे प्रदूषित शहर है उनकी लिस्ट निकाली गई है, और इसमें भारत का जो मुंबई शहर है ना, ये दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में मुंबई दूसरा स्थान रख रहा है। टॉप पर यहाँ पर बीजिंग बताया गया है, जो कि चाइना की राजधानी है, और इसका जो AQI इंडेक्स है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें 180 इसको पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि सबसे खराब पोजीशन पर है। सेकंड पर मुंबई है AQI इंडेक्स में, इसका 160, और थर्ड पर कराची है पाकिस्तान, AQI में इसको 156 पॉइंट्स मिले हैं। चौथे पर ये जेरूसलम है इसराइल का, AQI 139। पांचवे पर सेनयांग चीन है। छठा आपको याद रखना है, देखो जो भारत के हैं उनको आपको ज्यादा ध्यान रखना है, तो भारत का जो है मुंबई और दिल्ली, ये दोनों को आपको ज्यादा फोकस करना है। मुंबई AQI 160 के साथ, और दिल्ली जो है AQI 135 के साथ, ये छठे नंबर पर है, ये दूसरे पर। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ दिल्ली लिखा हुआ है। एक समय ऐसा आता था जब जब राजधानी वाली बात आती थी, तो यहाँ पर लिस्ट में राजधानी को टॉप पर, दिल्ली को टॉप पर रख दिया जाता था। ऐसा जब तब किया जाता था जब दिल्ली और नई दिल्ली को एक ही माना जाता था। तो भारत सरकार ने ये बताया था कि नहीं भाई, दिल्ली और नई दिल्ली एक नहीं है, दिल्ली में 7 हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये मत समझ लो कि नई दिल्ली और दिल्ली एक ही है। नई दिल्ली जो है वो राजधानी है अपनी, लेकिन दिल्ली जो है, जो यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर भी बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारे सिटीज हैं। तो आप उनको अलग अलग कंसीडर करो। ये जब करने लगे तब दिल्ली जो है वो नीचे पोजीशन पर आ गया, वरना आप 2 साल पहले का डाटा उठाकर देखोगे तो दिल्ली ही टॉप पर रहा करता था। फिलहाल आगे देखेंगे। जियोकेमिकल्स परसेप्टिव लेटर्स नामक पत्रिका के अनुसार चांद की उम्र कितनी बताई गई है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जियोकेमिकल्स परसेप्टिव लेटर्स की, और इस पत्रिका ने, इस मैगजीन ने रिपोर्ट में बताया है कि चांद की जो उम्र है ना, वो 4.5 बिलियन वर्ष के आसपास है, यानी 4.5 अरब के आसपास में है। तो 4 बिलियन से भी ज्यादा की ये उम्र बताई गई है, चांद की उम्र। अब ये चांद की उम्र ये लोग यहाँ नीचे बैठे बैठे घर पे कैसे बता दिए? तो इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि हम लोग ना अपोलो 17 के द्वारा जो लाई गई चांद की मिट्टी थी, उसको स्टडी किए हैं, उसको स्टडी किए हैं, और इस स्टडी में पाए हैं कि वहां पर उस खनिज में जिक्रोन के कुछ क्रिस्टल मिले हैं, जिनसे चांद की उम्र ये लोग निकाल पाए हैं। वो जिक्रोन का जो क्रिस्टल है, वो उससे मदद से ये पता चल पाया कि ये कितना पुराना है। तो ये पता लगा कि भाई मंगल ग्रह की साइज का कोई एक प्लैनेट आया, वो आकर पृथ्वी से टकराया, फिर पृथ्वी के टुकड़े हुए, तब जाकर के वो चांद बना, यानी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ये सब अभी 100-200 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर नहीं हुआ, ये सब हुआ था 4 बिलियन वर्ष पहले। यानी कि मतलब देखो यहाँ पर कहाँ एग्जैक्ट लिखा गया है, 4.25 अरब साल पहले की ये बात है। तो यहाँ पर लगभग 4 बिलियन लिखा हुआ है, 4.25 अरब के आसपास इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है ना, कि ये इतने पुराना चंद्रमा है, ठीक है। और ये जो जारी करता है ये यही है, जियोकेमिकल परसेप्टिव लेटर्स नाम की पत्रिका। अपोलो 17 कब लॉन्च हुआ था? 1972 में लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अपोलो 11 पहला ऐसा था जिसके थ्रू वहां पर
उतरे थे, कौन उतरा था? नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे चंद्रमा पर। तो यानी चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति 1969 में अपोलो 11 के तहत आया था। उसके बाद कई अपोलो मिशन किए अमेरिका ने। अपोलो 17 के तहत वो लोग मिट्टी लेकर आए थे। कितना मिट्टी? 110.4 किलोग्राम की मिट्टी वहां से ले आए थे। और इसी मिट्टी को ये स्टडी करके ये लोग पता लगाए हैं कि चांद की उम्र क्या है। क्लियर? समझ में आई बात? निर्वाचन आयोग के लिए ने अपना किसे राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया? तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है राजकुमार राव को। देखो, भारतीय निर्वाचन आयोग ना अब ये लग पड़ा है प्रचार करने में। कब? किसकी प्रचार? 2024 का चुनाव। किसी पार्टी की तरफ से नहीं, ये अपना खुद का प्रचार करता है चुनाव आयोग कि जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और वोटिंग करें, यानी कि मतदान करने के लिए प्रचार। तो ये हर साल की तरह इस बार भी अपने नेशनल आइकॉन्स लगातार लॉन्च कर रहा है। जैसे अभी आपने देखा, कुछ दिन पहले मैंने बताया था सचिन तेंदुलकर को इन्होंने अपना नेशनल आइकन बनाया था। अब इन्होंने राजकुमार राव को भी बना लिया है। एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना। सचिन तेंदुलकर भी हैं और ये भी हैं, राजकुमार राव भी हैं। दोनों लोग अपने अपने तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को वोटिंग करने के लिए प्रेरित करेंगे। राजकुमार राव को क्यों चुना गया है? इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया है कि इनकी एक साहब मूवी आई थी न्यूटन। न्यूटन जो मूवी थी, इसमें ये एक मतलब छत्तीसगढ़ में एक ये रोल निभा रहे थे और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लोगों को वहां पर उस मूवी के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया था कि कैसे वोटिंग का महत्व क्या होता है और जाकर के वोटिंग करना कितना जरूरी होता है। तो उसी मूवी से प्रभावित होकर के यहाँ चुनाव आयोग ने कहा है कि मूवी के थ्रू आपने पहचान तो बना ही ली है इस चीज के लिए, तो आपको नेशनल आइकन बना दिया जा रहा है। एक बार फिर आप उसी तर्ज में, उसी लहजे में एक बार प्रमोट करो, जिससे लोग जो है वोटिंग करने के लिए प्रेरित हो सके। तो सचिन तेंदुलकर को भी याद रखना और इनको भी याद रखना। चुनाव आयोग आया है तो इनके बारे में भी जान लो। भारतीय चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये अनुच्छेद 324 में इसके बारे में वर्णन किया गया है, आर्टिकल 324 में। भारत में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। वो कौन है? राजीव कुमार जी हैं। और दो चुनाव आयुक्त हैं। दो चुनाव आयुक्त में एक तो है अरुण गोयल जी और एक है दोस्तों कौन? अनूप चंद्र पांडे। तो दोनों का नाम आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहले अश्वेत एक्शन हीरो के रूप में प्रसिद्ध रहे पहचाने जाने वाले किस पहले ब्लैक एक्शन हीरो का निधन हो गया? तो दोस्तों, अभी फर्स्ट ब्लैक एक्शन हीरो के नाम से प्रसिद्ध रहे एक बहुत ही फेमस एक्टर रिचर्ड राउंडटी का निधन हो गया है। ये थे रिचर्ड राउंडटी, इनको शायद आपने फिल्मों में देखा भी होगा। तो इनका निधन हो गया है। ये पहले ब्लैक एक्शन हीरो कहे जाते थे, इस नाम से ये प्रसिद्ध थे। मतलब जब इन्होंने शुरुआत किया तो कोई ब्लैक जो है, ब्लैक आप समझ रहे हो ना, वहां पर ब्लैक और व्हाइट वाला मैटर होता है अमेरिका वगैरह में। ब्लैक मतलब जो साउथ अमेरिका के या अफ्रीका मूल के रहते हैं और वो जाकर के अमेरिका में रह रहे होते हैं, तो वो ब्लैक कहलाते हैं। ठीक है? और जो अमेरिका में जो व्हाइट मूल के रहते हैं, जो गोरी चमड़ी वाले, तो वो व्हाइट होते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ब्लैक एक्शन हीरो थे और 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। क्लियर है ना? तो अब ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस, ये खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, आपको समझ में आया है, अगर ये जो 10 क्वेश्चन मैंने बताए आपको अगर समझ में आया है, तो वीडियो में लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा कि कैसी लगी है वीडियो। ठीक है? चलिए, और व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर भी दिन भर की इन्फॉर्मेशन जो भी जरूरी लगती है वो भेजी जाती है और वन लाइनर भी आपको भेजा जाता है, तो वन लाइनर के माध्यम से भी आप रिकॉल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी अपना ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर भी आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चर्चे में रहे चक्रवात हामून का नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया? तो ये ईरान के द्वारा दिया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की थीम क्या रखी गई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला 193वां देश कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, आगे भी हो सकता है पूछा जाए आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।